देखो बच्चों, अब हम जो नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, सॉरी, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें, पी ब्लॉक के तत्व में हमने आपको बताया था कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग में 13वें वर्ग से चालू होते हैं। किस वर्ग से? 13वें वर्ग से चालू होते हैं। उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर का, तो 13 और 14 नंबर की जो फैमिली है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। इंटर में हमें किस नंबर से पढ़ना है? 15वें वर्ग से, 15वें वर्ग से पढ़ना है। तो 15वें वर्ग में जो फैमिली आती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार, या अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम भी है निकोजन्स। ठीक है, फैमिली। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको याद करने के लिए ट्रिक है, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। इसके अलावा और भी ट्रिक होती है, जिसको जो बन जाए उसको अपना याद कर सकते हो। नाना, एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा फास्फोरस, ए से हो जाएगा आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी और बीआई से बिस्मिथ। तो ये 5 सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस परिवार का जो बाहरी कक्षक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का देखेंगे तो हमें मालूम है इसका जो आवर्त की बात करेंगे, अगर आवर्त की, किस आवर्त में आता है भाई ये नाइट्रोजन? तो ये दूसरे आवर्त में आता है। किस में आता है? दूसरे आवर्त में आता है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा ये फास्फोरस कौन से आवर्त में आता है? तो तीसरे। ये कौन से आवर्त में आता है? आर्सेनिक चौथे। ये कौन से में आता है? 5वें। ये कौन से आता है? 6वें। ये बात आप लोग जानते हो। ठीक है, 6वें आवर्त तक यहाँ तक आता है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का लिखेंगे तो आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। इतना ही आएगा कि नहीं? देखो इधर 1s2, 2s2, 2p3। तो इसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 2s2 और 2p3। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी फास्फोरस की। तो फास्फोरस का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहर वाला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3s2 और 3p3। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे और होगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, बस लास्ट वाला लिख रहे हैं। ठीक, इसको आगे हम सबसे पहले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। फिर आगे देखो, इसका देखोगे कौन सा? ये आर्सेनिक, तीसरे नंबर का। तो इसका क्या रहेगा? 4s2 और 4p3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। क्लियर? आगे 5वें वाले देखोगे तो 5s2 और 5p3। इसका देखोगे तो 6s2, 6s3। ये सब में निकल के आएगा कि नहीं? अरे सॉरी, p3। ठीक है, तो इसका ये निकल के आएगा। तो यहाँ से आप देख क्या रहे हो बच्चों, इसमें अगर देखोगे तो पूछा जाएगा कि पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक है उसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो वो क्या होता है। तो देखो बस नंबर का फर्क है, यहाँ 2 हो जा रहा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, बाकी सब में s2p3 तो है। बाकी सब में क्या है? s2p3। तो जो पी ब्लॉक में 15 वर्ग है, 15वें वर्ग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? अगर 2, 3, 4 इसकी जगह हम कर दें n, क्या कर दें? n-s2 और n-p3। n की जगह अपना मान बढ़ाते जाओ। n की जगह अपना 2 रखना है, जो नया आवर्त में है तो 2 रखना है तो 2 रख दो। n की जगह 3 रखना है तो 3 रख दो। n की जगह 4 रखना है तो 4 रख दो। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व में जो नाइट्रोजन परिवार है उसकी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है n-s2 n-p3। ये बात समझ पाए? ठीक, इसका सूत्र ये होता है डायरेक्ट। ठीक है, समझ, n-s2 n-p3। ये आपको याद है तो इसके द्वारा आप किसी का भी निकाल लोगे। क्यों? आवर्त आपका अगर दूसरा है तो तुरंत आप निकाल लोगे। 2 रख दो इसकी जगह, 3 है तो 3 रख दो, 4 है तो 4 रख दो। ठीक, इतनी बात समझ पाए? पहली बात तो हम ये जान चुके। दूसरी बात आपको ये समझना है कि यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये आपको 5 लोग दिख रहे हैं, यानी 5 तत्व दिख रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली में। इसको याद करने की ट्रिक अपना हमने बता दी है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों अधातुएं होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? जो जिनके अंदर धातुओं के बिल्कुल भी गुण नहीं होते हैं वो सारी अधातुएं होती हैं। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा नीचे आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या है? आर्सेनिक और एंटीमनी, ये उपधातु हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? जो कभी कभी धातुओं की तरह व्यवहार करती हैं और कभी कभी अधातुओं की तरह व्यवहार करती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो होती हैं उपधातुएं। ठीक, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है? नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, फिर उसके बाद अब उपधातु, और फिर सबसे नीचे आएगा बिस्मिथ। तो बिस्मिथ क्या है? ये क्या है? ये धातु होती है लेकिन पुअर धातु है। कैसी है?
पुअर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पुअर मेटल। क्या कहते हैं? पुअर। तो बिस्मिथ एक पुअर मेटल है। इसके अलावा इसका और दूसरा नाम है टिपिकल मेटल। टिपिकल मेटल क्या इसे कहते हैं अंग्रेजी में? टिपिकल मेटल। तो 3 चीज़ें देख लो, ये 2 वाले शुरुआत वाले आ धातु है, फिर उसके बाद देखो उप धातु है, फिर उसके बाद लास्ट वाला धातु है, लेकिन प्योर धातु नहीं है। कैसा है? पुअर मेटल। कैसा है? पुअर मेटल या फिर टिपिकल मेटल, या फिर टिपिकल मेटल। तो टिपिकल मेटल ये क्या होता है? तो जैसे धातु होती हैं, तो धातु को जब उसमें बैग, तो पहली बात विशेष चमक होती है धातुओं में, होती कि नहीं? सोना चांदी में अपनी विशेष चमक होती है। उसके अलावा धातु को जब तुम पीटोगे, ठोकोगे, तो वो क्या बढ़ता जाता है। कैसा होता है? बढ़ता जाता है, आघात वर्धनी होता है। कैसा होता है धातु? आघात वर्धनी। लोहे को आप मारते रहो, कूटते रहो, पिचकता जाएगा कि नहीं? आघात वर्धनी होता है। इसको टिपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें धातुओं के लगभग सब गुण होते हैं, लेकिन एक गुण नहीं होता है। यानी इसको अगर तुम ठोकोगे तो ये आघात वर्धनी नहीं होगा। ये कैसा होगा? भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। कैसा होता है? ब्रिटल। जैसे नमक होता है, नमक में तुम उसमें थोड़ा मार दो तो एकदम बिखर जाता है। उसी तरीके से ये होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ धातु है जरूर, लेकिन ये धातु के सारे गुण नहीं रखती। इसको अगर तुम हथौड़ा इसमें मारोगे तो ये बिखर जाती है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। शुरू की 2 नाइट्रोजन परिवार में शुरू के 2 कैसे हैं? आधातु, उसके बाद 2 उपधातु, लास्ट वाली पुअर मेटल। ठीक, इतनी बातें याद हो गई। अब इसके बाद देखो, अब हम चलेंगे इस तरफ। हमने फिर से बनाया हुआ है जो हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था, बहुत सारी चीज़ें, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आयतन वगैरह सब पढ़ाया था ना, परमाणु आकार। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, आनंद विभव, विद्युतात्मकता, ये सब चीज़ें बताई थी। तो उसी को हम यहाँ पे नोट किए हुए हैं, और ये सब एनसीईआरटी से आंकड़े लिए गए हैं। साथ ही साथ ऊपर आपके तत्व हैं, इनको आप जानेंगे, इनकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में। ठीक, इधर हमने जो बता दिया वो आप जान चुके हो। इसका जो पूछेगा आप, जो पी ब्लॉक में जो नाइट्रोजन परिवार होता है, उसका परमाणु क्रमांक, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3। धातुओं में इधर देखोगे, इसको नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं, इसके अलावा इसको नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। इसके अलावा कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। पहले के 2 कैसे हैं? आधातु, दूसरे 2 हैं कैसे हैं? उपधातु, तीसरा कौन सा है? ठीक है, ये धातु है लेकिन पुअर है। ठीक, आए समझ में? अब पढ़ लेते हैं इधर। देखो इधर बच्चों, तो इधर हम देखेंगे। अब ये हमने 15वें वर्ग के तत्व इधर इस साइड लिखे थे, अब इनको हमने ऊपर की ओर लिख दिया, इसको समझना। ठीक है, ऊपर की ओर लिख दिया है। ये हमने वर्ग के तत्व लिख दिए हैं। इसके बाद ये एक कोष है, कोष में यहाँ पे हम आपको बताएंगे, इसको समझा चुके हैं हम आपको। इसके बाद परमाणु त्रिज्या, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, आयनन विभव, विद्युतात्मकता। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इधर, सबसे पहले कोष की बात करेंगे। तो कोष में देखो, आप लोग जानते हो, हमने आपको बताया भी था कि जब आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, बिस्मिथ के इधर से चलोगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर आते हो, तो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी इसके पास कोष कितने हैं? इसके पास कितने हैं? 2। इसके पास कितने होंगे? 3। इसके पास 4। ठीक, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद 5 होंगे। ठीक है, इसके पास 6। ऐसे बढ़ाते चले जाओगे ना कोषों की संख्या। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो हमने आपको बताया था परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो देखो, बिल्कुल वो सिस्टम आपको दिख रहा है कि नहीं? ये आंकड़े एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं? इसकी परमाणु त्रिज्या 70, इसकी 110, 121, 141, 148, सबकी बढ़ रही कि नहीं? तो जैसे इधर से नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर चलोगे, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ये आंकड़ा बिल्कुल आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, उससे मान निकाले गए हैं। ठीक है, आगे घनत्व देखो, घनत्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं। घनत्व क्या होता है? देखो, घनत्व का सूत्र ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चों? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आप यहाँ पे ये समझोगे, देखो आप यहाँ पे ये समझोगे कि घनत्व जो है, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है, घनत्व जो है, अगर हम आयतन को फिक्स कर दें, ध्यान समझना, आयतन को क्या करते हैं बच्चों? फिक्स। तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे घनत्व भी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हम इस आयतन को फिक्स करेंगे, तो हमें ये बात समझ में आ रही कि जैसे जैसे हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा, घनापन बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इधर से इधर की ओर जैसे तुम चलते हो, तो हमें मालूम है कि क्या है, उसका जो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या है, वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। नहीं समझ पाए? जैसे जैसे तुम इधर से इधर की ओर चलोगे,
इधर समझ लो, या फिर नाइट्रोजन से ऐसे नीचे की ओर चलोगे तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका और बढ़ेगा, इसका और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सबकी बढ़ती जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो अर्थात ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो द्रव्यमान भी तो बढ़ता जाएगा, और अगर द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो घनत्व भी बढ़ता जाएगा। तो जब हम इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, देखो घनत्व बढ़ रहा है कि नहीं? देखो 0.879 है, इधर देखो 1.8 है, इधर देखो 5.7 है, इधर देखो 6 इधर बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि नाइट्रोजन और बिस्मिथ में से किसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो तुरंत दिमाग लगाओगे, अच्छा ऊपर से नीचे की ओर आएंगे द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा यानी घनत्व बढ़ेगा। तो नीचे वाले का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। अगला, अब आएगा गलनांक की बात। क्या आएगी बच्चों? गलनांक। तो देखो गलनांक क्या होता है, इसको समझ लो पहले। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में से बोलते हैं जिस तापमान पर कोई वस्तु गलने लगती है, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लगती है, उस तापमान को हम क्या कहते हैं? उसका गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो गलनांक का क्या होना चाहिए? तो हमने एक बात आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ी होगी कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक उनका क्या होता है? उच्च। यानी धातुएं का बहुत जल्दी गल जाती हैं क्या? सोना को गलाओगे बहुत जल्दी गलेगा, और आयरन को गलाओगे जल्दी गलेगा क्या? नहीं गलेगा। बर्फ गल जाती जल्दी 0 डिग्री पर, लेकिन धातु जो है, लोहे को अगर गलाओगे तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करो। तो इनका गलनांक और क्वथनांक धातुओं का बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो शुरू हमने पढ़ लिया क्या कि ऊपर वाली दोनों क्या है? अधातु। ऊपर वाली क्या है? अधातु। फिर उसके बाद उपधातु है, इसके बाद क्या है? उपधातु। तो इनका गलनांक बहुत कम होगा, इसका गलनांक कम, क्योंकि ये तो अधातु है ना, धातु नहीं है, तो इनका गलनांक बहुत कम होगा। इसका गलनांक उससे ज़्यादा होगा, इसका गलनांक उससे ज़्यादा, क्योंकि ये धीरे धीरे धातु बन रही है ना। उपधातु क्या है? इसके अंदर धातु का लक्षण भी है और अधातु का लक्षण भी है, इसलिए इसका गलनांक इससे ज़्यादा होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे बिस्मिथ, ये धातु बन रही ना, तो ऊपर से नीचे की ओर जब तुम चलोगे, यानी हमने इधर बनाया दाएं से बाएं की ओर चलोगे तो गलनांक बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो लेकिन देखोगे ध्यान से क्या कि यहाँ तो बढ़ रहा है गलनांक। देखो नाइट्रोजन का 63, फास्फोरस का, ये सब केल्विन में मान है, काय में नाम है? मान है केल्विन में। नाइट्रोजन का 63, फास्फोरस का 317, आर्सेनिक का 1089, इसके बाद Sb का 904। देखो, और इसके बाद ये दोनों यहाँ पे घट गया। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ गलनांक घट गया। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन अपवाद में आता है यहाँ से कि यहाँ बढ़ना चाहिए भाई हमारे हिसाब से। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि ये तो धातु बन रही है ना, और धातुओं का गलनांक ज़्यादा होता है। क्या होता है बच्चों? धातुओं का गलनांक ज़्यादा होता है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि जहाँ ये आप देख रहे हो ना आर्सेनिक, ये आर्सेनिक जहाँ देख रहे हो, और बिस्मिथ, जहाँ ये आर्सेनिक और बिस्मिथ देख रहे हो, तो जो आवर्त सारणी में चलोगे जहाँ ये आर्सेनिक और बिस्मिथ है, यहीं से 2 श्रेणियाँ शुरू होती हैं। उन श्रेणियों को हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। यहाँ से शुरू होती है लेंथेनाइड, कहाँ से? यहाँ से, और यहाँ से शुरू होती है एक्टेनाइड। तो ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी बीच में आकर के इन लोगों का काम बिगाड़ देती हैं, जिस कारण इनका जो गलनांक या क्वथनांक है वो परिवर्तित हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नियम के हिसाब से नहीं चलता। ये बात आप याद रखोगे। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ देगा क्वेश्चन कि Sb एंटीमनी और बिस्मिथ, Sb एंटीमनी और बिस्मिथ का जो गलनांक है वो आर्सेनिक से कम क्यों है, जबकि इसको ज़्यादा होना चाहिए था, तो उत्तर में आप ये लिखोगे क्योंकि जहाँ पे आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच आपका लेंथेनाइड तथा इसके बीच एक्टिनाइड श्रेणी आ जाती हैं, जिस कारण इनकी पैकिंग सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है, और इसके बिगड़ने से क्या हो जाता है? इनका गलनांक जो है वो पहले से घट जाता है। समझ पाए? क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बनता है ठीक एग्जाम में। आगे क्वथनांक की बात देखेंगे। इधर क्वथनांक में देखो यहाँ पे क्वथनांक क्या होता है? देखो इधर क्वथनांक का मतलब उबलना। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ उबलती है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100। तो जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ उबलती है, मतलब उबलने का मतलब क्या होगा? पानी मतलब द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, यानी गैस अवस्था में बन जाए। ठीक, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बन जाए। तो जिस तापमान में कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बनती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक भी देखो, अब ये बताओ, जो धातुएं होती हैं उनका क्वथनांक बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
क्यों ज़्यादा होना चाहिए? देखो जो लोहा है वो नॉर्मल टेम्परेचर में ठोस रहता है, अगर तुम्हें उसको पिघलाना है तो गलाना पड़ेगा, और उसको लोहे का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो जाके उसको, तब वो गलेगी। और तुम गलाना नहीं, तुम उसको गैस बनाना चाहते हो, लोहे को गैस बनाना चाहते हो, तो लोहे को अगर गैस बनाना चाहते हो यानी उसको उबालना चाहते हो, उसका क्वथनांक देखना चाहते हो, तो गैस बनाने के लिए उसको और बहुत गर्म करना होगा, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान में उसको गर्म करना पड़ेगा, तब वो वाष्प आएगा। तो इसलिए आप देखोगे क्या, धातुओं का क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो इस हिसाब से देख के आ रहे हो, पहले अधातु, फिर उपधातु, फिर धातु, तो ऊपर से नीचे चलने पर आपका क्वथनांक भी बढ़ना चाहिए। तो देखो हो रहा है ऐसा क्या, तो देखो क्वथनांक इसका बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी लगभग बढ़ रहा है, तो इसमें सेम प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे आयरन विभव की बात करेंगे। कहीं घट रहा है? हाँ इसमें घट गया तो ये वाला आंसर लिख दोगे इसका वाला, ठीक है, जो हमने बताया ना, डी वो वाला एंथेनाइड और एक्टिनाइड आ जाएगी। ठीक, आगे हम आप बात करेंगे आयरन विभव की बात करेंगे। आयरन विभव तो हमने आपको बताया था। बताओ भाई आयरन विभव क्या होता है? तो देखो बच्चों, इधर हम देखेंगे, हमने आपको बताया था ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलते हैं किसी वर्ग में तो उसका परमाणु आकार जो है बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो जेफ भी जेफ घटेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा तो जेफ घटेगा, और जेफ अगर घटेगा तो आयरन विभव भी घटेगा, क्योंकि जैसा जेफ चलता है वैसा आयरन विभव भी चलता है। आयरन विभव क्या होता है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगानी पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? उसका आयरन विभव। तो भाई देखो, इससे अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे? नाइट्रोजन से, तो तुम्हें ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, इससे निकालना है तो थोड़ी कम, इससे निकालना तो और कम, इससे निकालना तो और कम, तो सबसे कम। समझ पा रहे हो? तो इधर से इधर की ओर चलेंगे तो आयरन विभव का मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो देखो विद्युत ऋणात्मकता क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता हम कैसे बताएंगे कि ये विद्युत जो, शांत हो जाओ, क्या बताया कि जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म लगाते हैं, एक एक अपना लगाते हैं, तो साझे का इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजी बंध बनता है। तो होता क्या है, उसमें से एक जो तत्व है जैसे ये फ्लोरीन है, इस साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास ज़्यादा खींच लेता है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो जब घटता है तो विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। ये हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है पी ब्लॉक के तत्व में। ठीक, तो इधर देखो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, फिर उससे कम लगभग इसकी हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके प्रमुख गुणों के बारे में लिखिए, तो गुणों के बारे में ये सब चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, इतना डिस्कशन हमने कर दिया, आगे अब कल आपको बताएंगे। ठीक।